डियर स्टूडेंट्स, आप सभी उम्मीद है कि कुशल पूर्वक होंगे। पिछली वीडियो आप सब देख चुके हैं। मैं मस्कुलर टिश्यू तक पढ़ा चुका हूँ आपको। नर्वस टिश्यू, प्लाज़्मिक टिश्यू सिस्टम आपको मैंने ये पिछली वीडियो में करा दिया था। आप जितना भी जो वीडियो दिए जा रहे हैं उन वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। बिना वीडियो को ध्यान से देखे खाली पीडीएफ से आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। एक बार नहीं, 2 बार देखें आप वीडियो को, 3 बार देखें और उसको ध्यानपूर्वक सारी वीडियो देखें शुरू से आखिर तक। कहीं भी ये ना उसको मिस करें, तभी समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम आपको समझाते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है? आप सबने बरसात में केंचुए देखे हो, सब जानते हैं केंचुओं को। बरसात में काफ़ी मात्रा में केंचुए होते हैं। तो उस केंचुए का नाम अर्थवर्म है। इसको अंग्रेजी में अर्थवर्म कहते हैं। तो ये अर्थवर्म एनिलिडा फाइलम का एनिमल है। जैसे फाइलम होते हैं प्राणियों के, अलग अलग फाइलम में बांटा गया है। तो ये एनिलिडा फाइलम का प्राणी होता है अर्थवर्म। क्लास होता है इसका ओलिगोकीटा। भारत में जो केंचुए पाए जाते हैं वो एक तो होता है फेरेटिमा। भारत में जो केंचुआ है फेरेटिमा, और दूसरा होता है लुम्ब्रिकस। दो किस्म के केंचुए या 2 किस्म के अर्थवर्म भारत में पाए जाते हैं। एक फेरेटिमा, एक लुम्ब्रिकस। सामान्यतः जो केंचुआ पढ़ाया जाता है वो फेरेटिमा पढ़ाया जाता है। फेरेटिमा इसकी जीनस है, इसकी स्पीसीज है जो पढ़ाई जाती है पॉस्थुमा। तो पूरा नाम ये जो पढ़ा आपको वर्णन जिसका चल रहा है वो है फेरेटिमा पॉस्थुमा। तो आप जो आज अध्ययन करेंगे फेरेटिमा पॉस्थुमा का अध्ययन करेंगे। ये भी केंचुआ है भारतीय। तो सबका वर्णन नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। थोड़ा बहुत केवल कुछ खंडों में अंतर होता है, थोड़ा बहुत कलर में होता है, बाकी अंदर के सिस्टम सब एक जैसे होते हैं। तो ये जो फेरेटिमा पॉस्थुमा होता है ये अधिकांशतः बरसात में दिखाई देते हैं। जब पानी भर जाता है इनके बिलों में तब ये बाहर निकल आते हैं। और तो इनका आवास कहाँ हो गया? गीली में जो मिट्टी है, मिट्टी की जो ऊपरी सरफेस है उसी में ये केंचुए रहते हैं। मिट्टी की सरफेस में रहते हैं। ये अंदर बिल बना कर रहते हैं, भूमि में बिल बना लेते हैं और बिल में छुपे पड़े रहते हैं। लाभकारी जीव है किसानों के लिए। अधिकांशतः इनको देखा जाता है, इनकी जो कास्टिंग होती है, कास्टिंग वो होती है जो केंचुआ मिट्टी आदि जो अपने कार्बनिक पदार्थों को खाता है और खाने के बाद जो मल के रूप में गोली जैसी निकालता है। मल के रूप में क्या निकालता? जो ढेर लगा देता है गोलियों का, उस गोलियों के ढेर को हम कास्टिंग कहते हैं। क्या नाम है उसका? कास्टिंग। कास्टिंग कहा जाता है। तो ये कास्टिंग जो मिट्टी है ये खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है, उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है कास्टिंग। तो ये मैंने, और ये जो आपके अधिकांशतः ये गर्म क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं, जो केंचुए होते हैं। अब आगे बात आती है इसकी बॉडी कैसी होती है। बॉडी जो केंचुए की है वो
सिलिंड्रिकल होती है, बेलनाकार होता है। केंचुए की बॉडी सिलिंड्रिकल होगी, सिलिंड्रिकल बॉडी केंचुए की होती है, बेलनाकार बॉडी। और ये बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मीन्स खंडों में बटी हुई, इसमें सेगमेंट होते हैं बहुत सारे। इस तरह से सेगमेंटेड बॉडी होती है केंचुए की। सारी बॉडी सेगमेंटेड है। सेगमेंट्स की संख्या यानी कि खंडों की संख्या 100 से 120 तक होती है। 100 to 120 इतने इसमें सेगमेंट्स होते हैं केंचुए की बॉडी में। अभी आपके सेगमेंट संख्या आई, इसके बाद ये लेते हैं ये जो एनिमल है डॉर्सो वेंट्रली, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि डॉर्सो वेंट्रली, इसके डॉर्सल साइड अलग, वेंट्रल साइड अलग। तो पहचान कैसे पड़ती कि कौन सी डॉर्सल साइड है, कौन सी वेंट्रल साइड है। जो डॉर्सल साइड होती है, डॉर्सल साइड यानी कि पृष्ठ सतह है, उसमें होती है डॉर्सल ब्लड वेसल। ऊपर से ही दिखाई जाती है, लाल से रंग की धारी दिखाई देती है, आगे से पीछे तक एक लाल से रंग की धारी दिखाई देती है अर्थवर्ग में। तो जिस साइड में ये लाल से रंग की धारी आपको दिखाई दे आगे से पीछे तक, इसका नाम है डॉर्सल ब्लड वेसल। डॉर्सल ब्लड वेसल। डॉर्सल ब्लड वेसल, तो वो सतह डॉर्सल होती है। पहचान की बात है कि जिस सतह पर ये एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे, वो साइड डॉर्सल साइड होती है। उसके जो विपरीत साइड होगी दूसरी, वो वेंट्रल साइड होगी। एक साइड डॉर्सल होगी, दूसरी क्या हो जाएगी, वेंट्रल साइड हो जाएगी। तो पहचान होगी डॉर्सल वेंट्रल की। डॉर्सल पर डॉर्सल ब्लड वेसल है, वेंट्रल पर नहीं है। इनका कलर देखें तो कुछ ब्राउन कलर या हल्का पीला कलर लिए हुए होते हैं। सभी केंचुए इस तरह कलर होते हैं। कभी कभी ज़्यादा डार्क ब्राउन भी कलर देखने को मिल जाता है। डार्क ब्राउन कलर में भी अर्थवर्म होते हैं। अब ये डॉर्सल साइड, ये भी वेंट्रल साइड पर क्या होगा, इसकी जो वेंट्रल साइड होती है, वेंट्रल साइड पर जर्म पोर होते हैं। जो जर्म पोर हैं वो वेंट्रल साइड पर होंगे, और जो आपके ब्लड वेसल है वो डॉर्सल साइड पर होंगे। तो ये जो पोर होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, जल्दी से हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, पता नहीं चलता इनका कौन से पोर है कौन से नहीं है। तो ये लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें इनका पता चल जाएगा कि ये कौन से पोर है। इसी के जो खंड होते हैं तो और सबसे लास्ट खंड जो होता है वो एनस होता है। लास्ट में क्या होता है, एनस। लास्ट जो पोर है वो एनस कहलाएगा। फर्स्ट पोर माउथ कहलाएगा। तो शुरू में पोर आ गया वो माउथ है। अब इसका किधर माउथ है किधर, क्योंकि दूर से देख वैसे पता नहीं चलेगा। तो इसके जितने ये खंड हैं, एक साइड से हम लेते हैं तो जिधर 13, ये 14, 15, 16 तीन खंड है। 14, 15, 16, अब सारे में तो 120 खंड है।
अब शुरू से हम 14, 15, 16 खंड लेंगे तो या तो भाई जब इधर से गिनेंगे तो इधर से करीब आएंगे, इधर से गिनेंगे तो इधर से करीब आएंगे। तो जो 14, 15, 16 खंड हैं वो क्लाइटेलम कहलाते हैं। ये डार्क कलर होते हैं। 14, 15, 16 जो आपके सेगमेंट हैं वो डार्क कलर होते हैं और उनको हम क्लाइटेलम कहते हैं। इनका नाम है क्लाइटेलम। ये पार्ट तीनों खंडों को मिलाकर क्लाइटेलम कहलाता है। 3 खंडों को मिलाकर बना है। अब इससे जिधर को ज़्यादा लंबाई है वो पोस्टीरियर पार्ट हो गया, पिछला पार्ट, और जिधर को लंबाई कम है वो एंटीरियर पार्ट हो गया। क्योंकि इधर को गिनोगे, देखो अधिकतर 16 खंड में है, टोटल मिला के 100 से भी ऊपर है, तो इधर को तो खंड ज़्यादा रह ही जाएंगे, इधर को खंड कम है, तो बोला इधर का पार्ट एंटीरियर हो जाएगा, इधर का पोस्टीरियर हो जाएगा। तो एंटीरियर पार्ट में मुख वगैरह होंगे, पोस्टीरियर पार्ट में एनस होगा। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है उसमें क्या होता है, मुख होता है। अब इसमें हम लेते हैं कि कौन कौन से इसमें छिद्र होते हैं, कौन से पार्ट में कौन सा छिद्र होगा, उसकी गिनती हमें लेनी है। अब ये देखना है कि कौन से पार्ट में कौन सा छिद्र। देखो मैं आपको इसमें पोर्स बता रहा था, कौन कौन से पोर्स इसमें होंगे वेंट्रल साइड में। तो वेंट्रल साइड के जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, सब जर्म पोर हैं। तो जर्म पोर का आपको ये बताया तो कितने जर्म पोर होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो ये जर्म पोर आपके जितने 5वें से 9वें खंड में, 5वें खंड से 9वें खंड, आगे से लेंगे 5वें खंड से लेकर 9वें खंड तक, उनको बोलते हैं हम ये स्पर्मेथिकल पोर। तो ये 4 जोड़ी होंगे 5वें खंड से 9वें खंड तक, जो स्पर्मेथिकल पोर होते हैं। एक साइड में एक साइड में, दोनों साइड, यानी कि डॉर्सो वेंट्रली, इसमें वेंट्रोलेटरल साइड में होंगे, वेंट्रल साइड में और साइडों में है। तो वेंट्रोलेटरल साइड में 4 इधर, 4 लेफ्ट में और 4 राइट में, इस तरह से छिद्र होते हैं। ये बोलते, इनको बोलते हैं हम स्पर्मेथिकल पोर। और जो 14वां खंड है उसमें, जो 14वां खंड आपका आया, तो 14वें खंड में आपका होता है नर्ज, मादा जनन छिद्र, फीमेल जेनाइटल पोर। 14वें खंड में, 14वां खंड किसका है, वो क्लाइटेलम का है, क्योंकि क्लाइटेलम 14, 15, 16 में होता है। तो क्लाइटेलम का जो निचला पार्ट है अगले खंड का, उसमें बीच उसके वेंट्रल साइड में नीचे की ओर फीमेल जेनाइटल पोर होता है, वही छिद्र नीचे आ गया। और बात मेल जेनाइटल पोर कहाँ है, तो मेल जेनाइटल पोर जो होते हैं वो 18वां जो खंड है, तो इसके पीछे आएगा। 18वें खंड में ये पोर होते हैं 2, मेल जेनाइटल पोर 2 होंगे, 18वें खंड में होंगे। और ये भी एक साइड में, एक दूसरी साइड में, यानी कि वेंट्रोलेटरल साइड में 2 पोर होंगे। इनको बोलते हैं हम मेल जेनाइटल पोर। तो मेल जेनाइटल पोर का पता चला कि यही तो इसके अंदर पोर हैं, जो पोर आपको मिले कि मेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर। और इसमें नीचे की साइड में एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं भाई हम सीटी। तो सीटी पोर नहीं है, सीटी इसके गमन करने के, लोकोमोशन के क्या है, ये ऑर्गन है। क्या होते हैं सीटी, लोकोमोशन यानी कि चलने के ऑर्गन होते हैं। तो सीटी का आकार इस तरह होता है, काइटिन के बने होते हैं, इस तरह की कुछ ऐसा आकार में सीटी होती है। तो इसमें ये गुण है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल होती है,
क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि संकुचन का गुण होता है इसका। तो ये सीटी जब बाहर निकलती है तो पेशियां संकुचित होंगी, सीटी बाहर निकल जाएगी, अदरवाइज सीटी अंदर रहती है। तो ऐसा तो लगे किसमें होते हैं? जो एपिथीलियम है, जो लोअर साइड की एपिथीलियम है, उसमें ये धसे होते हैं सीटी। अब ये सीटी का काम क्या बताया मैंने? लोकोमोशन, यानी कि गति करना, मोशन काम करना। और ये लगभग आगे से लेकर पीछे तक सब खंडों में सीटी होंगे। एक सबसे अगले खंड में नहीं होगा, बस प्रोस्टो में जो अगला खंड है उसमें नहीं होगा, बाकी लगभग सभी खंडों में सीटी होती है, चलने के लिए, गति करने के लिए होती है। कुछ सीटी के अलावा जो पोर होते हैं इसके अंदर, वो बोलते हैं नेफ्रिटिव पोर। जो उत्सर्जन का काम करते हैं वो नेफ्रिटिव पोर, वो भी लोअर साइड में होते हैं। वो भी लगभग अधिकांश पार्ट पर नेफ्रिटिव पोर होते हैं। अब ये तो आपका आ जाता है इसकी आउटर स्ट्रक्चर, ये सारी क्या आ गई आपकी? आउटर स्ट्रक्चर। अब ले इसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ले, अर्थवर्म की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी में जो लेयर है, पहले हम उन लेयर को लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? बॉडी लेयर। इसकी बॉडी में कितने? तो ये अर्थवर्म जो होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि जब इसका एम्ब्रियो होता है तो इसके एम्ब्रियो में 3 लेयर बनती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो या तो यूनिसेलुलर जीव हैं, अन्यथा फिर 2 ही तरह के जीव हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में तो कम ही जीव आते हैं, पोरिफेरा के, सिलेंट्रेटा के, ये जीव आते हैं डिप्लोब्लास्टिक में। बाकी अपर जो एनिमल हैं, जो इनसे ज़्यादा डेवलप हैं, वो सब क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। तो इसमें सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है, इसकी जो बॉडी वाल है, बॉडी वाल में सबसे आउटर लेयर, उसको बोलते हैं हम एपिथेलियम, क्यूटिकल। ये नॉन सेलुलर लेयर है। सबसे बाहर क्या होती है? नॉन सेलुलर लेयर। वो मान लीजिए इसकी बॉडी है, अर्थवर्म की बॉडी है। तो इसकी बॉडी में 3 लेयर की बनी हुई बॉडी होगी। ये इसकी लेयर्स हैं बॉडी की। इस तरह से मैं एक और बना देता हूँ, ये लेयर्स होती हैं इसकी बॉडी वाल की। तो सबसे बाहर की ओर जो है ये लेयर नॉन सेलुलर होती है, इसको बोलते हैं हम क्यूटिकल। तो क्यूटिकल लेयर इसको बाहर से क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और ये सेल पूरी, क्यूटिकल क्या है? एक प्रकार की ये प्रोटीन होती है। इसके अंदर, इसके बाद दूसरी लेयर होती है हाइपोडर्मिस। इसके नीचे की लेयर हाइपोडर्मिस होती है। अब इसकी सब लेयर ही हाइपोडर्मिस लेयर है। ये जो हाइपोडर्मिस लेयर है हमारी, ये कॉलुमनर सेल की बनी होती है, कॉलुमनर एपिथेलियम। इसकी सेल इस तरह की सेल होती है, कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम की सेल है होती हैं, और सिंगल लेयर होती है कॉलुमनर एपिथेलियम की। लेयर होती है इसकी, ये बीच, इसके नीचे जो हाइपोडर्मिस है, उस इसमें कहीं कहीं पर ग्लैंड्स भी होती हैं, ग्लैंडुलर। कोई कोई सेल्स में क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्लैंड्स का काम करती हैं। तो ये भी किस में होंगी? हाइपोडर्मिस में होंगी। इसके नीचे आता है मस्कुलर लेयर। अंदर की जो लेयर ये होगी मस्कुलर। मस्कुलर लेयर।
जो हमारी मस्कुलर लेयर है, ये लेयर, इसमें दो तरह की मसल्स होते हैं। मस्कुलर लेयर में दो तरह की मसल्स होंगी, एक तो होती हैं सर्कुलर और दूसरी होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल। दो तरह की मसल्स हैं इसके अंदर, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल, ये लेयर है। इसके अंदर की साइड में जो लेयर है वो होती है, ये एपिथेलियम, ये भी एपिथेलियम लेयर होती है। जैसे बाहर क्यूटिकल के बाहर इसके ये आ जाएगी एपिथेलियम लेयर। एपिथेलियम लेयर आ जाएगी। तो ये इसकी बॉडी वॉल की स्ट्रक्चर है कि अर्थवर्म का जो बॉडी वॉल होती है उसमें कौन कौन से लेयर हैं। तो अर्थवर्म की बॉडी वॉल की ये सब लेयर आ गई। अब इसके और अंदर के हम सिस्टम को चलते हैं, थोड़ा सिस्टम्स को लेकर चलते हैं। तो मैंने जो अब इसके जो पार्ट्स हैं हम पहले लेते हैं। फूड, यानी कि सबसे पहला सिस्टम फूड डाइजेस्टिंग सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पहले फूड डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र इसका पहले लेते हैं। तो अर्थवर्म की जो पूरी की पूरी फूड कैनाल है वो आगे से शुरू होगी, पहले खंड से, और अंतिम खंड तक चली जाएगी। फर्स्ट पार्ट जो है वो माउथ कहलाएगा, अंतिम एनस हो जाएगा, अंतिम पार्ट इसका। तो इसमें खंडों में बटी होती है, ऐसे चल जाती है यार। तो पहले तो इसके खंड ही होते हैं बटे हुए, खंडों में, सारे में खंड होंगे। पीछे से हम इसके यदि खंड को लेंगे तो बहुत सारे खंड नीचे तक आएंगे। तो नीचे तक इसके खंडों को, जरा जगह भी कम है तो मैं ऊपर से लेकर आपको समझा रहा हूँ किस तरह से होता है ऊपर खंड, फिर धीरे धीरे नीचे को आते चले जाएंगे। तो सबसे जो फूड कैनाल है, पहले खंड में होगा मुंह। सबसे पहला खंड क्या है, इसमें मुंह होगा, इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। पहले खंड को प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम, इसके अंदर मुख हुआ, अर्थवर्म का मुख हो जाता है प्रोस्टोमियम में। अब ये इसके आगे एक लोब जैसी रचना निकली रहती है, वो रचना एक लोब होता है सबसे आगे वो निकला हुआ, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव प्रोसोमियम, इसका नाम है प्रोसोमियम। इसके ये कठोर भी होता है, इसकी सहायता से ही ये बिल बनाता है, मिट्टी में बिल बनाता है। जो आगे एक लोब निकला है, इस लोब की सहायता क्या बनाएगा, ये मिट्टी में आगे मिट्टी खोदता है तो उसके बिल बना लेता है, उसमें अब बिल में रहता है। तो ये सबसे अगला पार्ट इसका ये हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा जो पहले खंड में आपका मुंह बन गया, उसके आगे ये हो गया, और उसके बाद लेते हैं एक से लेकर तीसरे खंड तक। पहले से तीसरा खंड लेंगे, एक खंड, एक दो तीन, तीन खंडों में लेंगे तो तीन खंडों में इसके आ जाएगा बक्कल कैविटी। पहले तीन खंडों में बक्कल कैविटी होगी, यानी कि मुख गुहा होगी। और बक्कल कैविटी के बाद पहले ये बक्कल कैविटी आ जाएगी, और बक्कल कैविटी के बाद चौथे खंड में आ जाएगा फेरिंक्स। बक्कल कैविटी के बाद होता है
फेरिंग्स। तो बक्कल कैविटी कुछ इससे चौड़ी होगी, थोड़ी सी, माउथ से थोड़ी सी चौड़ी होती है बक्कल कैविटी। और चौथे खंड में ये आ जाएगा आपका फेरिंग्स, निगलने वाली। इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये चौथे खंड में होता है, केवल 4 पार्ट में फेरिंग्स आ जाएगा। फेरिंग्स के बाद फिर ये पतली नली हो जाएगी, इसका आकार छोटा हो जाएगा और ये 9वें खंड में जाकर के बन जाएगी गिजर्ड। 9वें खंड में क्या होती है, मैंने लिख दिया है, 9वां खंड है, इसमें ये गिजर्ड के रूप में आती है। खंड बड़ा होगा, ये गिजर्ड बन जाएगी। तो ये गिजर्ड ऐसी रचना है जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको पीसने का काम करती है, बारी बनाती है उनको। तो जो बागमती इसको बोलते हैं हम गिजर्ड। तो गिजर्ड ये कौन से पार्ट में आ जाएगी, 8वें 9वें खंड में दोनों में गिजर्ड होगी। और इससे पहले 5वें से 7वें खंड तक जो बीच का पार्ट है ये कहलाएगा ऑसोफेगस। तो इसके पार्ट, अब इसके बाद चलता आता है स्टमक। 9 से 14 खंडों तक स्टमक होगा। 8वें 9वें में ये आ गई, इसके बाद होगा स्टमक। तो इसका जो स्टमक है ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, 14वें खंड तक इसका स्टमक आ जाएगा, 14 खंड तक, खंड संख्या 14 तक स्टमक आ जाएगा अर्थवर्म का। और स्टमक के बाद हम लेते हैं स्टमक। इसमें स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती हैं। तो ये जो कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती हैं स्टमक में, ये जो ह्यूमस है जिसको लेता है तो ह्यूमस को ह्यूमिक एसिड में बदल देती है। ह्यूमस का क्या करेंगी, ह्यूमिक एसिड बना देंगी। वो ग्लैंड्स में जो एंजाइम है ह्यूमिक एसिड बनाएंगे, उसका फिर अवशोषण हो जाएगा। अब इसके बाद 15वें खंड से अंतिम खंड तक, 15वें खंड से आखिरी खंड तक, क्योंकि स्टमक आ गया, स्टमक के बाद आएगी इंटेस्टाइन, आंत बोलते हैं इसको। तो ये आखिरी खंड तक अब आंत आ जाएगी। अंतिम खंड तक क्या है, इसमें नीचे तो चली जाएगी, अंतिम खंड क्या होगा, आंत होगा। अंतिम खंड तक आंत, आखिर में क्या आ जाएगी, एनस आ जाएगी। अब ये 15वें खंड से शुरू हुई है, आखिरी खंड तक है, तो लंबाई काफ़ी हो जाएगी। अब इसी में हम आगे चलते हैं। तो जो आंत होती है इसमें 26वें खंड में, इसी आंत में 26वें खंड में इंटेस्टाइनल सीकम निकले होते हैं। इस तरह के, जैसे ये आंत आ रही है ऐसे ये शंकु आकार से सीकम निकले, इंटेस्टाइनल सीकम बोलते हैं, इंटेस्टाइनल सीकम होते हैं निकले बाहर। इस पार्ट कौन से खंड में, 26वें खंड में। ये बनेंगे 26वें खंड में इंटेस्टाइनल सीकम होंगे। उसके नीचे को जितना पार्ट बचेगा, इसमें हमारा जो आंत होती है, इसमें एक डॉर्सल साइड में फोल्ड होता है। आंत की अंदर की दीवार क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। और फोल्ड होकर के एक रचना जो फोल्ड होकर बनाई ऊपर से, जैसे ये इस तरह पूरी आंत है, तो बीच में इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगी, ये फोल्ड हो जाएगी। इस तरह फोल्ड हो जाएगी, तो बीच में झुक गया पार्ट। तो ये फोल्ड होने के बाद ये जो पार्ट हमारा आया, इसको बोलते हैं टिफ्लोसोल। ये आंत की विशेष पहचान है अर्थवर्म में कि आंत कहाँ है, तो ये टिफ्लोसोल होता है। तो ये टिफ्लोसोल जो 26वें खंड से शुरू होता है और अंतिम आखिर के लगभग 23 या 25 खंड छोड़कर 26वें खंड से शुरू हुआ है और अंतिम
23 से लेकर 25 खंड, किसी में 23, किसी में 24, किसी में 25, इतने खंडों को छोड़कर बाकी खंडों में टिफ्लोसोल होता है। इसका नाम है टिफ्लोसोल। अंदर की तरफ होता है ये इस तरह का, मेरे उभार बीच में होता है लटका हुआ ये, तो ये क्या रहेगा टिफ्लोसोल। आपको लिख देता हूँ ये यहाँ 26वें से अंत आखिर के 23 से 25 खंड छोड़कर जो फोल्ड है ये टिफ्लोसोल है। ये आंत की विशेष पहचान है कि यहाँ ये आंत है टिफ्लोसोल की। अब ये तो आपकी पूरी रचना आ गया। अंतिम खंड में क्या हो गया, आपके लास्ट में एनस हो जाएगा और एनस से यहाँ पर ये पूर्ण समाप्त हो जाएगी आपकी कौन, इसका सारा फूड सिस्टम। फूड सिस्टम ये फिनिश होता है। अब इसमें ये लेते हैं हम फूड सिस्टम, तो यहाँ फिनिश हुआ। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो लेते हैं। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, यानी कि बंद परिसंचरण होता है। और बंद परिसंचरण में जो ब्लड है वो केवल किस में बहता है, नलिकाओं में बहता है। कांटेक्ट में, सीधे टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं होता है, तो इसलिए इसको बंद परिसंचरण कहेंगे। अंगों तक नहीं जाएगा, सब नलियों में बहेगा। और इसमें से चौथा, पांचवा और जो छठे खंड हैं उन खंडों में होती हैं ग्लैंड्स। और चौथे, पांचवें, छठे खंडों में ग्लैंड्स होती हैं। उन ग्लैंड्स में हीमोग्लोबिन बनता है और ब्लड सेल्स बनती हैं, ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन। लेकिन इनका जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में घुला होता है। अर्थवर्म का जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में घुला हुआ बनेगा कौन से खंडों में, ग्लैंड्स में, चौथे, पांचवें, छठे खंडों में ग्लैंड्स होती हैं। उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन बनेगा और उन्हीं में आपका ये सेल्स बनेगी। और ये रही बात इसके जो रेस्पिरेशन में, इसका कोई विशेष महत्व वो नहीं, रेस्पिरेशन जो है वो इसका डेवलप नहीं होता, सरफेस से ही लेता है, अंग अलग से नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए, सरफेस से ऑक्सीजन लेता है। तो आज ये मैंने आपको पढ़ाया थी, एक तो आपका बॉडी की पूरी आउटर स्ट्रक्चर पढ़ाई, और आपका ये आ गया फूड सिस्टम, और एक आया सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो आगे के इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना, अच्छी तरह ध्यान आ जाएगा। और आगे के जो 3 सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।